नमस्ते। आज हम इतिहास के एक बेहद जटिल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज पर चर्चा करने वाले हैं। 1950 का भारत-पाकिस्तान समझौता, जो प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बनाया गया था। ये एक ऐसा दौर था जब दो नए राष्ट्र एक बहुत ही बड़े मानवीय संकट से जूझ रहे थे। तो आज हम सिर्फ इसके नियम कानून नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर इस दस्तावेज ने उस वक्त की उलझनों को कैसे सुलझाने की कोशिश की। शुरुआत सीधे इस दस्तावेज की प्रामाणिकता से करते हैं। जरा इन हस्ताक्षरों को देखिए। 8 अप्रैल 1950 की तारीख। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के हस्ताक्षर। इन्हीं हस्ताक्षरों ने इन दो नए राष्ट्रों को एक बेहद कड़े कानूनी और नैतिक बंधन में बांध दिया था। चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस भारी भरकम दस्तावेज को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे: अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार, प्रवासी संपत्ति के नियम, शांति और न्याय की बहाली और इन सब पर नजर रखने वाले निगरानी आयोग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला भाग, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार। ये समझौते की सबसे बुनियादी नींव है। ये वो वादे थे जो दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों से किए थे। अब देखिए, इस दस्तावेज में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है अधिकारों की ये स्पष्ट गारंटी। नागरिकता की पूर्ण समानता। इसका सीधा सा मतलब था कि आपका धर्म चाहे कोई भी हो, आपको जीवन की सुरक्षा, संस्कृति, संपत्ति और अपनी बात कहने या अपना व्यवसाय चुनने का बिल्कुल बराबर अधिकार मिलेगा। कागज पर ही सही, पर यह एक बहुत ही शक्तिशाली वादा था। लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त भी जुड़ी थी। अधिकारों की गारंटी तो थी, लेकिन वफादारी की सीमाएं भी बिल्कुल तय कर दी गई थीं। साफ शब्दों में कहें तो अल्पसंख्यकों की निष्ठा पूरी तरह उसी देश के प्रति होगी जहां की उनके पास नागरिकता है। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उन्हें किसी बाहरी देश की तरफ देखने के बजाय समाधान के लिए अपनी ही सरकार का दरवाजा खटखटाना होगा। दूसरा भाग, प्रवासी संपत्ति के नियम। सिद्धांतों से आगे बढ़कर अब जमीनी हकीकत पर आते हैं कि जब लाखों लोग सीमा पार कर रहे थे तो उनके सामान और पैसों का क्या हुआ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 150 रुपए। अपना पूरा जीवन पीछे छोड़कर जा रहा एक वयस्क प्रवासी अपने साथ नकद के रूप में अधिकतम केवल 150 रुपए ही ले जा सकता था। बंगाल जैसे प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही सख्त आर्थिक नियंत्रण था। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मानवीय संकट कितना बड़ा रहा होगा। और बच्चों के मामले में ये सीमा बिल्कुल आधी तय की गई थी, यानी सिर्फ 75 रुपए। यह हमें बताता है कि इस दस्तावेज को तैयार करते वक्त आर्थिक नियमों को कितनी बारीकी और सख्ती से लागू किया गया था। अब संपत्ति के नियमों में एक बहुत ही दिलचस्प अंतर रखा गया था। अगर आपके पास चल संपत्ति है, जैसे गहने, नकद या घर का सामान, तो आप उसे बेझिझक अपने साथ ले जा सकते थे या बैंक में जमा कर सकते थे। लेकिन जो आपकी अचल संपत्ति है, यानी आपकी खेती की जमीन या किराएदारी, उस पर आपका कानूनी हक बना रहेगा। कोई और उस पर कब्जा नहीं कर सकता था। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अगस्त 1947 की अशांति से लेकर अप्रैल 1950 में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने तक। लेकिन यहां सबसे क्रूशियल तारीख है 31 दिसंबर 1950। अगर किसी प्रवासी को अपनी जमीन वापस चाहिए थी तो उसे हर हाल में इस डेडलाइन तक वापस लौटना ही था। ये वाकई एक बहुत ही सख्त समय सीमा थी। पर क्या हो अगर कोई कभी वापस ही ना आए? इसके लिए भी एक कानूनी उपाय था, ट्रस्टी समितियां। सरकार और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों से मिलकर बनी इन समितियों को यह कानूनी अधिकार दिया गया था कि वे हमेशा के लिए चले गए लोगों की संपत्ति को मैनेज करें और बाकायदा उसका किराया वसूलें। तीसरा भाग, शांति और न्याय की बहाली। संपत्ति के बाद अब बात करते हैं उन आक्रामक और कड़े कदमों की जो अपराधियों को सजा देने और व्यवस्था वापस लाने के लिए उठाए गए थे। इस दस्तावेज की भाषा यहाँ बिल्कुल दो टूक हैं। इसने साफ कह दिया कि सांप्रदायिक अशांति के दौरान किए गए किसी भी धर्म परिवर्तन को स्वतः ही जबरन धर्म परिवर्तन माना जाएगा और उसे किसी भी सूरत में कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। और न्याय सुनिश्चित करने के लिए दोनों देश कुछ बेहद सख्त कदम उठाने पर राजी हुए, जैसे जहां जरूरी हो वहां सामूहिक जुर्माना लगाना, तुरंत सजा सुनाने के लिए विशेष अदालतें बनाना, लूटे गए सामान की बरामदगी करना और सबसे अहम, अपहृत महिलाओं को वापस लाने के लिए तत्काल एजेंसियों का गठन करना। लेकिन सिर्फ सजा देना ही काफी नहीं था, है ना? भविष्य में ऐसी हिंसा ना हो,
इसके लिए ये अनिवार्य किया गया कि एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच आयोग बनेगा जो इस पूरी अशांति के मूल कारणों की गहराई से जांच करेगा। साथ ही दोनों देशों ने ये भी मान लिया कि अफवाहें और भड़काऊ बातें स्थिति को और बिगाड़ती हैं। इसलिए प्रेस, रेडियो या किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई भी प्रचार सख्ती से बैन कर दिया गया जो सांप्रदायिक नफरत या दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश करे। और अब आखिरी भाग, निगरानी और अल्पसंख्यक आयोग। आखिर ये कैसे तय हो कि ये समझौता सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहे बल्कि जमीन पर भी अपना असर दिखाए। इसके लिए पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम में खास अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए। इनका काम बहुत साफ था, जमीनी स्तर पर नियमों के लागू होने की निगरानी करना, किसी भी तरह की लापरवाही पर तुरंत संज्ञान लेना और उचित कार्रवाई के लिए सरकारों को सीधे अपनी रिपोर्ट सौंपना। अगर हम आयोग की बनावट को देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों में भरोसा जगाने के लिए इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों का होना अनिवार्य रखा गया और इन्हें राजनीतिक ताकत देने के लिए प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों को ही इनका अध्यक्ष बनाया जाना था। अब मान लीजिए कि आयोग की बातों पर सहमति न बन पाए तो क्या होगा? इसके लिए एक सख्त विवाद समाधान तंत्र यानी एक एस्केलेशन लैडर बनाया गया था। कोई भी विवाद पहले प्रांत के स्तर पर उठेगा, फिर दोनों देशों के केंद्रीय मंत्रियों के पास जाएगा और अगर फिर भी बात न बने तो मामला सीधे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मेज पर पहुंचेगा। समझौते के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बात कही गई है, वो ये कि दिसंबर 1948 का जो पुराना अंतर डोमिनियन समझौता था वो तब तक कानूनी रूप से बाध्यकारी रहेगा जब तक कि 1950 के इस नए और ज्यादा सख्त समझौते द्वारा उसे स्पष्ट रूप से बदल न दिया गया हो। तो 150 रुपए की लिमिट से लेकर प्रधानमंत्रियों तक पहुंचने वाले इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इतने सारे नियमों, डेडलाइंस और आयोगों के इस जटिल ढांचे ने वाकई उन मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जिसका इसने वादा किया था? इतिहास के नजरिए से इस महत्वाकांक्षी कानूनी दस्तावेज का असली प्रभाव क्या रहा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही।